ओके चलिए, सो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर क्लास 10 साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी आगे के 2-3 लेक्चर आपके रहने वाले हैं फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। राइट, अभी तक हम कार्बन कंपाउंड में ये सीख चुके हैं किस तरह से कार्बन कंपाउंड के अंदर बॉन्डिंग होता है, जिसे हम कोवेलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। कार्बन क्यों यूनिक है नेचर में, ओके। फिर हमने सीखा कि जो कार्बन के कंपाउंड पढ़ेंगे उसका नेमिंग कैसे करना है। चलिए अब हम इस पार्ट में डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। राइट, तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है ना बच्चों कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का, वो है कंबशन। क्योंकि अब जो भी फ्यूल यूज़ करते हो ना, वॉट एवर फ्यूल यू यूज़, जैसे कि वुड या फिर CNG या LPG या कोल, राइट, या पेट्रोलियम, दिस ऑल आर कार्बन कंपाउंड। सारे के सारे क्या है भाई, कार्बन या कार्बन के बने हुए कंपाउंड है। और हमें इतना पता है कि जब इन कंपाउंड को जलाया जाता है ना, तो दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। लकड़ी को जलाओगे तो क्या निकलेगा, हीट निकलेगा साथ में, और लाइट भी निकलता है। राइट, चलिए तो उसी कंबशन प्रोसेस को हम सबसे पहले डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट रिएक्शन इज कंबशन। राइट, तो सबसे पहला पॉइंट बच्चों, ऑल फॉर्म ऑफ कार्बन, ऑल एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, जैसे कि ग्रेफाइट है, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोक है, ऑल द फॉर्म्स ऑफ कार्बन बर्न इन ऑक्सीजन and they produce heat and light. We can write the reaction here, carbon, चलिए उसको बर्न करेंगे विद ऑक्सीजन। राइट, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। राइट, साथ साथ में इट प्रोड्यूस हीट, और क्या प्रोड्यूस करेगा, वो लाइट प्रोड्यूस करेगा। राइट, सिमिलरली अगर कार्बन के कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, मोस्टली सारे ही कंपाउंड्स ऑफ कार्बन also burn in oxygen and they will also produce heat and light। तो जैसे कि हम चलो कार्बन का एक कंपाउंड ले लेते हैं, मीथेन को बर्न करते हैं। मीथेन का फॉर्मूला है CH4। राइट, क्या है भाई, ये आपका है मीथेन। चलो मीथेन को अगर कंबशन करना है तो कंबशन मतलब आप रिएक्शन करोगे ऑक्सीजन के साथ। राइट, चलिए क्या होगा यहाँ पे, इट विल गिव यू कार्बन कंबाइन होगा ऑक्सीजन के साथ, दिस विल गिव यू CO2 गैस। हाइड्रोजन कंबाइन होगा ऑक्सीजन के साथ, दिस विल गिव यू वाटर। राइट, और साथ साथ में प्रोड्यूस होता है हीट एंड लाइट। क्या प्रोड्यूस होता है साथ में, हीट एंड लाइट। चलिए इस इक्वेशन को बैलेंस कर दिया जाए तो आई कैन सी कार्बन इज 1, ऑक्सीजन इज 2। यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, लेट्स पुट 2 हियर। ओके, चलिए व्हाट अबाउट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज, एक मिनट ना, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया, 2 + 2 4, तो आपको यहाँ रखना पड़ेगा 2। राइट, तो आप देख लो बच्चों, एक एक कार्बन है दोनों तरफ, 4 हाइड्रोजन। राइट, और ऑक्सीजन हो गया 2 + 2 4, दैट इज बैलेंस्ड। राइट, सिमिलरली आप और भी कार्बन का कंपाउंड ले सकते हो, जैसे कि आप इथेनॉल ले लो। इथेनॉल मतलब एल्कोहल, आपको पता होगा नॉर्मल एल्कोहल के अंदर आग लगती है बहुत आसानी से। राइट, तो अगर आप इथेनॉल ले लो, CH3 CH2OH, इथेनॉल, 2 कार्बन के साथ एल्कोहल, इथेनॉल। इथेनॉल को भी अगर आप कंप्लीटली कंबशन कराओगे, कंबशन मतलब आप ऑक्सीजन के साथ उसको रिएक्शन कराओगे। चलो कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर CO2 बनाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर वाटर बनाएगा, और साथ में ये भी प्रोड्यूस करता है हीट एंड लाइट। चलिए इसको बैलेंस किया जाए तो आई कैन सी यहाँ पे तो 2 कार्बन है, तो आप यहाँ पे 2 करोगे। हाइड्रोजन है यहाँ पे 3 + 2 + 1, कितना है, 3 + 2 + 1, 6 हाइड्रोजन है। यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 करोगे। चलो ऑक्सीजन कितना हो रहा है, देखो ध्यान से बच्चों, तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन हो रहा है 2 + 4 + 3 4
+3 मतलब आपके पास यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे एक इधर है, 6 बाकी बचे, यहाँ पे O2 है, पुट 3 हियर, राइट। जैसे ही आप यहाँ पे 3 करोगे दैट विल बी 6 + 1 7, यहाँ पे भी 4 + 3 7, इक्वेशन इज बैलेंस, राइट। ओके, अब यहाँ पे आप देखो बच्चों, कंबशन प्रोसेस में और कुछ नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, मतलब कंबशन इज वन टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। कंबशन किस तरह का प्रोसेस होता है? कंबशन इज वन टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस, राइट, बिकॉज वहां पे ऑक्सीजन ही ऐड होता है। तो वी कैन मेक अ स्टेटमेंट हियर, कंबशन इज वन टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ओके, अब हम बच्चों बात करेंगे अबाउट द CuT एंड नॉन CuT फ्लेम, अबाउट द CuT फ्लेम एंड नॉन CuT फ्लेम। अब नाउ नेचुरली क्या होता है, कुछ कंपाउंड को जब आप जलाते हो ना तो बिल्कुल भी धुआं नहीं निकलता है, राइट। ऑन द अदर हैंड अगर आप कुछ और कंपाउंड को जलाओगे ना तो बहुत सारा धुआं प्रोड्यूस करेगा वो, राइट। तो ऐसे कौन से कंपाउंड है जो CuT फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं और ऐसे कौन से कंपाउंड है जो CuT फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते हैं, राइट। तो नॉर्मली जो भी सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, सैचुरेटेड मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें खाली कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड रहता है, राइट। तो ऐसे सैचुरेटेड कंपाउंड को जब कंबशन करोगे ना तो आपको मिलता है नॉन CuT फ्लेम, बिल्कुल भी काला धुआं निकलता नहीं है, राइट। तो चलो एक और स्टेटमेंट लगाया जाएगा, कंबशन ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड मतलब अल्केन, एक और ले लो बच्चों पेट्रोल, फिर आपका CNG जो होता है ना वो मीथेन होता है, ये सारे सैचुरेटेड होते हैं। कैसे होते हैं ये सारे? सैचुरेटेड। तो जब आप इन सैचुरेटेड कंपाउंड को कंबशन करोगे ना तो दे विल प्रोड्यूस, और यू कैन से दे बर्न विथ नॉन CuT फ्लेम, दे विल बर्न विथ नॉन CuT फ्लेम, right, they will burn with non CuT flame. On the other hand, if you do the combustion of unsaturated compounds, अनसेचुरेटेड कंपाउंड में आप ले सकते हो बच्चों नेप्थेलिन बॉल्स, तो डामर की गोरी होती है ना उसको जलाना, एकदम CuT फ्लेम के साथ वो जलेगा, राइट। फिर कैम्फर, कैम्फर तो पता ही है आपको, कपूर जब जलाते हैं तो कितना धुआं निकलता है, काला काला एकदम, है कि नहीं, राइट। सो व्हेन यू डू द कंबशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड दे बर्न विद द CuT फ्लेम, दे बर्न विथ CuT फ्लेम, राइट। चलो अब जब ये CuT फ्लेम के साथ जलेंगे ना तो अगर आपने उसके ऊपर अगर कोई मेटल का प्लेट रखा ना तो उसके ऊपर सब पूरा काला काला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो स्यूट आ रही है ना ऊपर, दैट स्यूट कंटेन व्हाट? कार्बन, और वो कार्बन सारा जमा हो जाएगा और वो कार्बन को ना आप ऐसा मैश लगाते हो, ऐसे मैश लगाते हो, पता है आपको, राइट। ओके, तो दिए में से मैश बनाई जाती है, तो दिए में से जो ऑयल होगा वो ऑयल जलेगा, राइट, और जो स्यूट प्रोड्यूस होगा ना वो बन जाएगा कार्बन, और कार्बन जो है वो मैश फिर यहाँ पे ऐसे आँखों में लगाया जाता है, सुरमा कहते हैं उसको, सुरमा, सुरमा लगाते हैं ना आँखों में, वो सुरमा इसी से बनता है, बाई कंबशन और बाई इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है, चलो अब एक और टर्म मैं आपको सिखाऊंगा, पहले यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं कि सैचुरेटेड कंपाउंड प्रोड्यूस करेंगे नॉन CuT फ्लेम, अनसैचुरेटेड कंपाउंड दे विल बर्न विद अ CuT फ्लेम। ठीक है, चलिए अब कई बार ऐसा होता है कि सैचुरेटेड कंपाउंड को भी जलाने से, सैचुरेटेड कंपाउंड को भी जलाने से CuT फ्लेम निकलता है, राइट। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आपके घर पे जो आप सिलेंडर यूज़ करते हो, राइट, और जो पाइपलाइन में से गैस आता है वो होता है बेसिकली LPG। LPG मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। चलो मैं यहाँ पे एक और ऐड करूँगा इसी लिस्ट के अंदर, LPG,
राइट, जो हम यूज़ करते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और कुछ नहीं होता है, वो होता है ब्यूटेन, 4 कार्बन वाला अल्केन। क्या होता है वो? ब्यूटेन होता है, 4 कार्बन वाला अल्केन होता है। राइट, वो सैचुरेटेड कंपाउंड है, बिकॉज N दिख रहा है ना, N मतलब अल्केन, एंड अल्केन आर सैचुरेटेड। अब तो भी कई बार ये होता है कि जब हम खाना बनाने के लिए बर्तन रखते हैं ना, तो बर्तन का जो बॉटम है ना, राइट, वो बॉटम काला हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, राइट, क्या कुछ आपने वेसल रखा है, तपेली रखा है या कुकर रखा है, तो खाना बनाते वक्त उसका जो बॉटम है ना वो एकदम ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है, वहाँ पे बहुत सारा कार्बन जमा हो जाता है। राइट, कार्बन कब जमा होगा? कार्बन तब जमा होगा जब स्यूटी फ्लेम निकलेगी। राइट, स्यूटी फ्लेम कब निकलेगी? स्यूटी फ्लेम तब निकलेगी जब ऑक्सीजन का सप्लाई सफिशिएंट ना हो। राइट, तो नॉर्मली आपके ये जो कंपाउंड है ना, अल्केन, पेट्रोल, मीथेन, एलपीजी, अगर इनको पूरा ऑक्सीजन मिल रहा है ना जलने के लिए, अगर इनको जलने के लिए पूरे अमाउंट में जो ऑक्सीजन चाहिए वो मिल रहा है अगर, राइट, तो उनका कंप्लीट कंबशन होगा। और जब कंप्लीट कंबशन होता है ना बच्चों, तो कार्बन बिल्कुल नहीं बचता है, सारा कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। सारा कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाता है? CO2 गैस में, जब कंप्लीट कंबशन हो तब। राइट, बट अगर ऑक्सीजन का सप्लाई पूरा ना मिला, राइट, तब इनकम्प्लीट कंबशन होने की वजह से सारा कार्बन CO2 में कन्वर्ट नहीं होता है, और वहां पे कार्बन के स्यूट प्रोड्यूस होंगे और वो बॉटम के ऊपर जमा हो जाएंगे। राइट, तो एक और पॉइंट यहां पे बच्चा लोग ऐड होगा कि अल्केन, और यू कैन से सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड्स when burned in insufficient supply of oxygen, they produce smoke, or you can say they will also produce sooty flame, and that sooty flame contain unburnt carbon, which contain unburnt carbon. राइट, तो इसीलिए अपना गैस का स्टोव देखना सब लोग। राइट, स्टोव जो होता है ना उसमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं बॉटम पे। छेद क्यों होगा? क्योंकि वो छेद में से ना ऑक्सीजन का सप्लाई आएगा। कुछ इस तरह से आपका नॉर्मली चूल्हा होता है। राइट, यहाँ से आपका गैस आता है एलपीजी सिलेंडर में से, इसमें बहुत सारे छेद होते हैं। राइट, तो यहाँ से आपका फ्यूल आया एलपीजी जो आप जलाने वाले हो, और बॉटम में जो छेद है ना वहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई होगा। राइट, क्या सप्लाई होगा? ऑक्सीजन। एंड अल्टीमेटली ये जो आपका एलपीजी है वो सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन के साथ जलता है। राइट, अब क्या होता है विद पैसेज ऑफ टाइम इसके जो छेद होंगे ना वो धीरे धीरे कवर होते जाएंगे। राइट, जो भी थोड़ा बहुत कार्बन रह जाता है उसकी वजह से छेद धीरे धीरे कवर हो जाएंगे। अगर ये छेद धीरे धीरे कवर हो गए तो ऑक्सीजन का सप्लाई धीरे धीरे कम होता जाएगा, और ऑक्सीजन का सप्लाई अगर कम हुआ तो डेफिनेटली एलपीजी का इनकम्प्लीट कंबशन होगा। इनकम्प्लीट कंबशन हुआ तो बहुत ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस होगा और आपका फ्यूल भी वेस्ट होगा। राइट, और जो सिलेंडर के ऊपर आपने कुकिंग करने के लिए जो भी वेसल रखे होंगे उसके सरफेस भी ब्लैक हो जाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि टाइम टू टाइम चूल्हे को सर्विस करा लिया करो, क्योंकि जब आप चूल्हे को सर्विस कराओगे ना तो जो सर्विसमैन होगा वो क्या करेगा, इसके सारे पोर्स को प्रॉपरली वापस ओपन कर देगा ताकि एयर का सप्लाई, ऑक्सीजन का सप्लाई मिलता रहे। राइट, तो चलो अभी हमने ये सीखा कि सैचुरेटेड कंपाउंड मतलब जिनके अंदर खाली सिंगल बॉन्ड होते हैं, उनको अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन मिला तो उनका कंप्लीट कंबशन होगा और उनका कोई भी स्यूट प्रोड्यूस होता नहीं है। पर वही सैचुरेटेड कंपाउंड अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं मिला तो इनकम्प्लीट कंबशन होने की वजह से वो स्यूट प्रोड्यूस करेंगे, कार्बन का स्मोक प्रोड्यूस करेंगे। राइट, और जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है
जिसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो कंपाउंड जब कंबशन होगा तो वो ऑलवेज सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो ऑलवेज सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। आपको स्मोक बहुत सारा देखने मिलेगा, धुआं देखने मिलेगा, राइट। चलिए, इतने को आप फटाफट नोट करोगे। चलिए, तो एक रीज़न जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया वो हम लिख देंगे कि when the pores of burner, when the pores मतलब छेद, बर्नर के अंदर जो छेद है, when this pores of burner gets covered, अगर वो पोर्स कवर हो जाएंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन सप्लाई इज डिक्रीज्ड, है कि नहीं? अगर ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज हुआ तो द फ्यूल विल बी कंबस्टेड इनकम्प्लीटली। फ्यूल का कंबशन कैसा होगा भाई? इनकम्प्लीट होगा, बिकॉज ऑक्सीजन ही नहीं है पूरा। अगर इनकम्प्लीट कंबशन हुआ तो क्या होगा? विच प्रोड्यूस सूटी फ्लेम, और सूटी फ्लेम के अंदर क्या होगा? कार्बन होगा, कंटेनिंग कार्बन, और वो कार्बन की वजह से जो भी आपका यूटेंसिल रखा है उसका बॉटम कैसा हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा, ओके। विच मेक बॉटम ऑफ यूटेंसिल ब्लैक, और आपका जो फ्यूल है वो भी वेस्ट होने वाला है। एंड फ्यूल इज ऑल्सो वेस्टेड। तो इसीलिए टाइम टू टाइम आपको आपका जो भी बर्नर है या स्टोव है उसको सर्विसिंग करा लेना चाहिए, ठीक है? समझ गए इतना आप? अब एक और बात, कभी आप लकड़ी को जलाओगे ना, राइट, कभी आप लकड़ी को जलाना, स्टार्टिंग में लकड़ी जब जलेगी ना तो आपको पीले कलर का फ्लेम देखने मिलेगा। कैसा फ्लेम देखने मिलेगा? पीले कलर का फ्लेम आपको देखने मिलेगा स्टार्टिंग में, ओके। और एक बार लकड़ी जल के कोयला बन जाता है ना, लकड़ी को जलाओगे तो डेफिनेटली कोल बन जाएगा, राइट। एंड वंस इट इज़ कन्वर्टेड टू कोल, उसके बाद आपको कोई फ्लेम देखने मिलता नहीं है। जो लोग सगड़ी के ऊपर सेकते हैं ना, राइट, चिकन मटन सेका जाता है सगड़ी के ऊपर, वेज लोग पनीर सेक लेते हैं, राइट, बारबेक्यू बोलते हैं उसको। तो जो लोग बारबेक्यू करते हैं ना, सेकते हैं ना, उनको पता होगा कि जब कोल को जलाया जाता है ना स्टार्टिंग में, तो पहले पीले कलर का फ्लेम निकलेगा, ओके, और थोड़ी ही टाइम के बाद वो फ्लेम बंद हो जाएगा। बट कोयला जलना बंद नहीं होता है, कोयला जलता ही रहेगा, आपको वो रेड कलर का दिखेगा फिर, राइट। तो स्टार्टिंग में पीले कलर का फ्लेम निकला, उसके बाद फ्लेम गायब हो गया। तो वो फ्लेम किस चीज़ की वजह से है? व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड द फ्लेम? ओके, तो लेट्स सी व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड द फ्लेम। रीज़न ऑफ फ्लेम in the beginning of wood or coal, in the beginning of wood और कोल, राइट। तो डेफिनेटली बच्चों आपका वुड या कोल जब आप जलाओगे ना स्टार्टिंग में, तो उसके अंदर बहुत सारे वॉलेटाइल मैटर होंगे। वॉलेटाइल मैटर मतलब ऐसे मैटर जिसको गर्म करने पे तुरंत ही वो गैस पार्टिकल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही आपने लकड़ी को जलाया तो उसके अंदर जो भी वॉलेटाइल मैटर होगा, उसके अंदर जो भी वॉलेटाइल मैटर होगा वो तुरंत ही गैस के अंदर कन्वर्ट होगा। और वो गैस के पार्टिकल जैसे ही गर्म होंगे ना, गैस के पार्टिकल जैसे ही गर्म होंगे तो वो एक पर्टिकुलर कलर को एमिट करना चालू करते हैं, राइट। आपने कभी लोहे को पिघलते हुए देखा हो ना, तो आपको पता होगा कि जब लोहे को एकदम गर्म किया जाता है ना तो धीरे धीरे उसका कलर बदलने लगता है, ओके। और जब वो पिघलता है ना तो वो एकदम ब्राइट येलो कलर की लाइट एमिट करता है, राइट। आपको ऐसा ही लगेगा कि वो बल्ब है जिसमें से लाइट निकल रहा है, बट एक्चुअली कोई बल्ब नहीं है, वो आयरन ही है जो पिघाला जा रहा है। तो इसी तरह से जो भी आपका कोल है या वुड है, इसके अंदर जो भी वॉलेटाइल मैटर होंगे, द वॉलेटाइल मैटर इन द वुड, the volatile matter in the wood or coal will evaporate on heating,
विल इवॉपरेट ऑन हीटिंग, वॉलेटाइल है तो इजीली वो इवॉपरेट हो जाएगा जैसे ही गर्म होगा. इट विल इवॉपरेट ऑन हीटिंग एंड दिस गैसियस पार्टिकल्स, अब वो जो गैस के पार्टिकल बने हैं, when heated this gaseous particle, when heated they start emitting light of particular color, they start emitting light of particular color, right? ओके, और एक बार सारा आपका वॉलेटाइल मैटर निकल जाएगा, उसके बाद कुछ वॉलेटाइल मैटर बचा नहीं है तो ऊपर कुछ गैसियस, ऊपर कोई गैस के पार्टिकल प्रोड्यूस नहीं होने वाले हैं, तो उसके बाद आपको फ्लेम दिखना बंद हो जाएगा और कोल ऐसे ही जलता रहेगा. तो वापस एक बार स्टेटमेंट पढ़ेंगे. ऑल द वॉलेटाइल मैटर इन द वुड और कोल विल इवॉपरेट ऑन हीटिंग, इवॉपरेट होंगे तो गैस के पार्टिकल बनेंगे, एंड व्हेन दिस गैस पार्टिकल्स आर हीटेड दे स्टार्ट एमिटिंग द लाइट ऑफ पर्टिकुलर कलर. ओके, और जो कार्बन के पार्टिकल होंगे ना, when carbon particles are heated they emit yellow color light, and that is why you will see the flame of yellow color. Remember this, carbon atoms on heating emit yellow color light, it emit yellow कलर लाइट. तो इसीलिए आपको स्टार्टिंग में येलो फ्लेम देखने मिलेगा और एक बार सारा वॉलेटाइल मैटर उड़ जाएगा फिर आपका फ्लेम गायब हो जाएगा. ओके, व्हेन ऑल वॉलेटाइल मैटर इज इवॉपरेटेड देन जो भी आपका फ्लेम होगा वो डिसअपीयर हो जाएगा और बचेगा क्या, रेड हॉट coal or coke, you can say red hot coke will burn without flame, कोई भी फ्लेम के बिना फिर वो कोल आपका जलता रहेगा. तो इसीलिए जब आप बोन फायर भी करते हो ना, राइट, तो स्टार्टिंग में लकड़ी जलेगी तो आपको फ्लेम दिखेगी ड्यू टू द वॉलेटाइल मैटर, जो भी वॉलेटाइल मैटर आ रहा है उसकी वजह से आपको फ्लेम देखने मिलेगा. बट जब सारा वॉलेटाइल मैटर गायब हो जाएगा, राइट, सारा वॉलेटाइल मैटर जब बर्न हो जाएगा उसके बाद आपको फ्लेम नहीं देखने मिलेगा, बिकॉज फ्लेम अब बनाएगा कौन, कोई एटम आ ही नहीं रहे ऊपर, तो फ्लेम कौन बनाएगा, फ्लेम कोई नहीं बनाएगा, खाली लकड़ी आपको आग देती रहेगी, आपको कोई आग दिखेगी नहीं, आपको रेड हॉट कोक दिखेगा, राइट, फ्लेम गायब हो जाएगा और हीट आपको महसूस होती रहेगी. ठीक है, चलिए बच्चों एक और बात, जब भी कार्बन कंपाउंड का कंप्लीट कंबशन होता है ना, कंप्लीट कंबशन, तो आपको ब्लू कलर का फ्लेम दिखता है, ऐसा फ्लेम दिखता है ब्लू कलर का. आप अपने घर पे सिलेंडर का जो भी गैस है उसको जलाना एंड यू विल सी दैट उसका जो फ्लेम है ना वो ब्लू कलर का होता है. तो जब कंप्लीट कंबशन होता है तब फ्लेम ब्लू कलर का रहता है, और जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो फ्लेम रहता है येलो कलर का. याद रखिएगा ये बात, कंप्लीट कंबशन प्रोड्यूस ब्लू फ्लेम, complete combustion is equal to blue flame, and incomplete combustion will lead to yellow flame, right. अब नॉर्मली क्या होता है पता है, ऐसा कहा जाता है कि फ्यूल का यूज़ जितना बने उतना कम करो, फ्यूल का यूज़ जितना बने उतना कम करो, फ्यूल पोल्यूशन क्रिएट करता है. तो कैसे करता है पता है, जो भी फ्यूल्स होते हैं ना कार्बन कंपाउंड, उनके अंदर थोड़े बहुत अमाउंट में सल्फ़र और नाइट्रोजन भी होता है. क्या होता है, सल्फ़र एंड नाइट्रोजन. एंड व्हेन दिस सल्फ़र एंड नाइट्रोजन इज हीटेड दे विल प्रोड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, एंड दे आर वेरी 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 हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स, राइट. ओके, तो फ्यूल के अंदर जो ऑक्सीजन, फ्यूल के अंदर जो सल्फ़र एंड नाइट्रोजन होगा थोड़े बहुत अमाउंट में, व्हेन दिस विल बर्न it will produce large amount of oxides of sulfur and nitrogen, and that are very harmful pollutants, right. So that's why we have to use fuel as minimum as possible. We should go green,
राइट। ग्रीन का इलेक्ट्रिसिटी का या ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब है कि ये फॉसिल फ्यूल जितना बने उतना कम यूज़ करो। ओ तो मेरे मुंह से एक वर्ड निकला फॉसिल फ्यूल, तो अभी नेक्स्ट डिस्कशन उसी के बारे में करेंगे कि व्हाट इज दिस फॉसिल फ्यूल। चलिए ओके, चलिए अगले सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि ये फ्यूल बनते कहाँ से है। तो नॉर्मली दो फ्यूल बहुत काम के हैं, एक होता है कोल, राइट, और दूसरा होता है पेट्रोलियम। कोल जो है ना वो बेसिकली ज़मीन में से निकलता है, राइट। कोल के माइंस होते हैं, ओके। बिहार झारखंड के अंदर कोल के बहुत माइंस हैं, ओके। बट अगर आप बिहार और झारखंड को देखोगे ना तो उसमें इतने सारे माफियाज हैं ना, इसकी वजह से बिहार एंड झारखंड इज़ कंसिडर्ड एज अंडर डेवलप्ड states, but they have very huge resources of this coal, right, okay। and petroleum जो है वो basically समुंदर में से निकाला जाता है, आपको पता होगा, right, कि रिलायंस की एक बहुत बड़ा यू कैन से पेट्रोलियम निकालने का प्लांट है समुंदर के अंदर, राइट, जहाँ से वो पेट्रोलियम को निकालते हैं। अभी बीच में उसमें आग भी लगी थी, 3-4 साल पहले की कुछ बात है, राइट। तो चलिए हम ये सीखेंगे कोल कैसे बनता है और पेट्रोलियम कैसे बनता है। तो मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ। मिलियंस ऑफ ईयर अगो ज़मीन के ऊपर जो भी पेड़ होंगे, जो भी पौधे होंगे, राइट। अब सपोज मान लो अर्थक्वेक आया या वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, तो ये जो भी पेड़ पौधे हैं, मैं एनिमल नहीं लगा रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं एनिमल की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्लांट्स मटेरियल एंड ट्रीज, राइट। तो जो भी ट्रीज एंड प्लांट मटेरियल थे मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, जब अर्थक्वेक आया, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, तो ये सब कुछ जो है वो ज़मीन के अंदर दब गया, गिर जाएगा, ओके। और ज़मीन के अंदर ये सब कुछ क्रश हो गया, ओके। अब जैसे जैसे समय गया वैसे वैसे और ज़मीन के लेयर उसके ऊपर आते गए, वो धीरे धीरे प्रेशराइज होता गया, जो भी अंदर ट्रीज एंड प्लांट्स का जो भी था वो, ओके। समय के साथ साथ सब कुछ सड़ी जाने वाला है, सड़ना तो है ही ना सब कुछ, कुछ ना कुछ भी ऐसे का ऐसा तो रहने वाला नहीं है। तो जो भी प्लांट मटेरियल से जो भी ट्रीज ज़मीन के अंदर दब गए थे मिलियंस ऑफ ईयर अगो, तो वो मिलियंस ऑफ ईयर से डीकम्पोज हुए जा रहे हैं, और जब ये सब मटेरियल डीकम्पोज होता है ना, देन यू विल गेट कोल, व्हाट यू विल गेट कोल, तब आपको क्या मिलता है, कोल मिलता है, राइट। अब पेट्रोलियम क्या होता है पता है, पेट्रोलियम मिलता है बेसिकली जो भी समुंदर के अंदर जो भी एनिमल्स होते हैं या जो भी प्लांट्स होते हैं, दिस ऑल थिंग्स वी कॉल एज मरीन लाइफ। मरीन लाइफ मतलब मरीन एनिमल्स एज वेल एज अ मरीन प्लांट्स, राइट। तो ये सब भी जब मर जाएंगे, डेथ हो जाएंगे उनकी, राइट, तो धीरे धीरे वो डूब जाएंगे और समुंदर के तल में चले जाएंगे, ओके। अब धीरे धीरे उसके ऊपर रेती मिट्टी का लेयर बनता जाएगा, ओके। और पानी के अंदर जो भी बैक्टीरियाज होंगे, वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, वो डेड बॉडीज़ को डिकम्पोज करेंगे, और जब ये डेड बॉडीज़ डिकम्पोज होगी ना, तब ये ऑयल प्रोड्यूस करेंगे और साथ साथ में प्रोड्यूस करेंगे नेचुरल गैस, दैट इज़ मीथेन, राइट। आपने बायोगैस प्लांट पढ़ा होगा जिसमें मीथेन प्रोड्यूस होता है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट वेस्ट। तो ऐसा ही सेम रिएक्शन हो रहा है समुंदर के तल के पास, ओके। और मिलियंस ऑफ ईयर से ये बैक्टीरिया जो भी डेड बॉडीज़ हैं मरीन लाइफ की, उसको डिकम्पोज करते जाते हैं, बहुत सारा अमाउंट में गैस बनाते जाए, ऑयल बनाते हैं, और ऊपर जो रेती मिट्टी का लेयर दबा हुआ है ना, राइट, वो समय के जाते जाते धीरे धीरे वो रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, पत्थर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। मतलब जो ऑयल प्रोड्यूस हुआ है या जो CNG प्रोड्यूस हुआ है वो सब उस रॉक के नीचे दब जाएगा, ओके। और जब इंजीनियर्स को पता चलेगा कि भाई इस रॉक के नीचे कुछ भी पेट्रोलियम दबा हुआ है, तो वो उसके अंदर माइनिंग करेंगे रॉक्स के अंदर, एंड दे विल टेक अप दैट ऑल द पेट्रोलियम आउट, राइट। तो इस तरह से आपका कोल बनता है और पेट्रोलियम बनता है। कोल के अंदर कोई एनिमल मैटर नहीं लिखना है आपको, पेट्रोलियम के अंदर मरीन लाइफ में एनिमल मैटर भी हो जाएगा और प्लांट मैटर भी हो जाएगा, राइट, ओके। तो चलिए मैं आपको ये टेक्स्ट बुक में से लिख के देता हूँ नोट्स को भी, कोल कैसे बनता है और पेट्रोलियम कैसे बनता है। एंड दिस ऑल आर कॉल्ड एज फोसिल फ्यूल। फोसिल फ्यूल इसलिए कहते हैं बिकॉज इन सबके पीछे का जो मेन सोर्स है, दिस आर द लिविंग थिंग्स, राइट, प्लांट्स एंड एनिमल्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज फोसिल फ्यूल। चलो कोल का किस तरह होता है। So these all coal and petroleum, they are formed from biomass. Biomass मतलब plant and animal matter
which has been subjected to various बायोलॉजिकल मतलब बैक्टीरिया डिकम्पोज करेंगे, एंड जियोलॉजिकल मतलब अर्थ क्रस्ट जो भी होगा वो उसको प्रेशराइज करेगा, जियोलॉजिकल प्रोसेसेस, राइट। तो मेनली आपका कोल एंड पेट्रोलियम बनता है फ्रॉम द बायोमास, जिसके सालों से मिलियंस ऑफ ईयर्स से उसके अंदर बायोलॉजिकल रिएक्शन हो रहे हैं बाय बैक्टीरिया, जियोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, प्रेशर हो रहा है इसके ऊपर, टेम्परेचर हो रहा है, राइट। उसकी वजह से आपका जो भी बायोमास है वो कन्वर्ट हो जाता है कोल एंड पेट्रोलियम में, राइट। चलो कोल के अगर आप लिखोगे तो कोल इज रिमेन्स ऑफ ट्रीज, कोल इज रिमेन्स ऑफ ट्रीज, ferns and other plants that lived millions years ago, right। चलिए, definitely they were crushed into earth, they will crush into the earth due to some natural phenomena, that is earthquake or volcanic eruption, due to earthquake or volcanic eruption। चलो ये सब अर्थ क्रस्ट के अंदर चला गया है, धीरे धीरे समय के साथ साथ डिकम्पोज होगा, राइट। दे वर प्रोसेस डाउन बाय द लेयर्स ऑफ अर्थ एंड रॉक, दे वर प्रेस डाउन, दब जाएगा धीरे धीरे वो बाय लेयर्स ऑफ अर्थ एंड रॉक, राइट। अर्थ के प्रेशर की वजह से वो दब जाने वाला है धीरे धीरे, ओके। एंड देन फाइनली दे विल डिके इनटू एंड दे स्लोली डिके इनटू कोल। तो इस तरह से कोल बनता है, राइट। चलो ऑयल एंड गैस कैसे बनता है, दैट इज पेट्रोलियम, ऑयल एंड गैस। चलो पेट्रोलियम कैसे बनता है लिखेंगे टेक्स्ट बुक में से, ऑयल एंड गैस आर रिमेन्स ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव्ड इन द सी। So these are remains of plants and animals that lived in the sea। समुंदर में रहने वाले प्लांट और एनिमल के रिमेन्स होते हैं ये ऑयल एंड गैस, राइट। व्हेन दे डाइड देयर बॉडीज सैंक टू द सी बेड एंड वर कवर्ड बाय द सिल्ट। जब मर जाएंगे तो डेफिनेटली उनकी बॉडी सी बेड पे आ जाएगी और उसके ऊपर सिल्ट का लेयर कवर हो जाएगा, राइट। मैं इसलिए नोट्स लिख रहा हूँ ताकि आप अपना प्रॉपर एक नोट्स बना लो, राइट। व्हेन डाइड द बॉडी सैंक टू सी बेड एंड कवर्ड बाय सिल्ट। सिल्ट मतलब मिट्टी विट्टी जो भी होगा उससे उनका बॉडी कवर हो जाएगा। चलिए अब क्या होगा भाई, नाउ बैक्टीरिया अटैक द डेड रिमेन्स टर्निंग देम इनटू ऑयल एंड गैस अंडर द हाई प्रेशर दे वर बीइंग सब्जेक्टेड टू, राइट। अब क्या होने वाला है, जो भी डेड बॉडीज अंदर गई है बैक्टीरिया उसके ऊपर अटैक करेंगे, बैक्टीरिया अटैक द डेड बॉडीज एंड जैसे ही डिकम्पोज करेंगे दे विल प्रोड्यूस ऑयल एंड गैस अंडर द प्रेशर, ओके। उसी टाइम में जो ऊपर मिट्टी विट्टी का लेयर बना था वो रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। एंड लेयर ऑफ सिल्ट विल बी कन्वर्टेड टू रॉक, ओके। तो आपका जो भी ये गैस प्रोड्यूस हुआ है, ऑयल प्रोड्यूस हुआ है, वो रॉक के अंदर ट्रैप हो जाएगा, राइट। एंड द ऑयल एंड गैस प्रोड्यूस्ड विल ट्रैप्ड इन द रॉक्स,
जिस तरह से स्पॉन्ज में पानी ट्रैप हो जाता है ना, उसी तरह से वो रॉक जो बने हैं उनके अंदर ये ऑयल एंड गैस ट्रैप हो जाएंगे. एंड दे ऑल आर कॉल्ड एज फॉसिल फ्यूल बिकॉज दे ऑल हैव देयर ओरिजिन फ्रॉम द लिविंग मैटर. सो दिस ऑल आर कॉल्ड एज फॉसिल फ्यूल. क्यों? एज दे ऑल ओरिजिनेट फ्रॉम लिविंग मैटर्स, है ना. प्लांट और एनिमल में से ही बनता है जो भी कोल एंड पेट्रोलियम है वो. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज अ फॉसिल फ्यूल. ओके, तो इतना है भाई आपका कंबशन टॉपिक के अंदर. कंबशन टॉपिक ही सबसे बड़ा है. अभी इसके बाद आपको 3 और रिएक्शन सीखने हैं जो छोटे छोटे रिएक्शन होने वाले हैं. चलिए बच्चों, सेकेंड रिएक्शन देखेंगे ऑक्सीडेशन. आप कहोगे कि सर अभी तो कंबशन भी तो ऑक्सीडेशन ही था. फ़र्क इतना है कि कंबशन के अंदर आप कंप्लीटली कंपाउंड को जला ही देते हो. कंबशन में आप कंपाउंड को क्या करते हो? कंप्लीटली जला देते हो. दैट इज़ कॉल्ड एज कंप्लीट ऑक्सीडेशन. बट हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, कार्बन कंपाउंड के अंदर लिमिट में भी ऑक्सीडेशन करवा के एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में बदल सकते हैं. राइट, तो लेट्स सी कि हमें क्या करना है. तो सेकंड रिएक्शन है ऑक्सीडेशन. तो हम यहाँ पे एक ही रिएक्शन सीखेंगे अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है वो. तो हम क्या करने वाले हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम थोड़ा सा इथेनॉल ले लेंगे. क्या ले लेंगे इसके अंदर हम? इथेनॉल. राइट, इथेनॉल लेके इसके अंदर हम ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे अल्कलाइन, मतलब बेसिक पोटेशियम परमैंगनेट जो ब्लू कलर का होता है. क्या है ये? दिस इज अल्कलाइन KMNO4, KMNO4 potassium permanganate. I will write it here. Okay. Now you will see that कि जैसे ही ये पोटेशियम परमैंगनेट का ब्लू कलर का ड्रॉप इस सॉल्यूशन में जाएगा ना, वो कलरलेस हो जाएगा. द कलर विल डिस्चार्ज. एक और ड्रॉप डालो, अगेन द कलर विल डिस्चार्ज. एक और ड्रॉप डालो, अगेन द कलर विल डिस्चार्ज. राइट, कलर डिस्चार्ज हो रहा है. इसका मतलब ये होता है कि अल्कोहल जो आपने लिया है ना, वो इस KMNO4 के साथ केमिकली रिएक्शन कर रहा है और KMNO4 का कलर गायब हो जा रहा है. ओके, अब अगर आप ये ऐड करते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जिसके बाद फिर कलर डिस्चार्ज होना बंद हो जाएगा. सॉल्यूशन विल टर्न ब्लू. राइट, इसका मतलब ये होता है कि आपका अल्कोहल पूरा यूज़ हो चुका है. राइट, जब अल्कोहल पूरा यूज़ हो जाएगा तो फिर वो KMNO4 से रिएक्शन कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा और तब आपका सॉल्यूशन ब्लू हो जाएगा. तो यहाँ पे होगा क्या बच्चों? इनिशियली कलर ऑफ KMNO4 डिस्चार्ज एंड आफ्टर सम क्वांटिटी of KMNO4 is added, after some quantity of KMNO4 is added and the color persist. राइट, तो यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है? यहाँ पे आपका अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है. क्या हो रहा है यहाँ पे? इन दिस रिएक्शन आई विल राइट हियर अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज पार्शियली. कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कंबशन. तो यहाँ पे आपका अल्कोहल पार्शियली ऑक्सीडाइज होता है बाय either you can go with alkaline potassium permanganate that is KMNO4, or you can also take acidified potassium dichromate. Acidified potassium डाइक्रोमेट. पोटेशियम डाइक्रोमेट का मतलब होता है K2Cr2O7. राइट, तो आपका अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड इट विल गिव कार्बोक्सिलिक एसिड. क्या देगा ये आपको? कार्बोक्सिलिक एसिड देगा. देखो किस तरह से. तो आपने लिया था इथेनॉल. इथेनॉल का मतलब है 2 कार्बन के साथ OH, इथेनॉल.
चलिए, आपने जैसे ही बच्चों इसके अंदर ऐड किया, या तो आप अल्कलाइन दैट इज बेसिक KMnO4 ऐड करो, या फिर आप एसिडिफाइड K2Cr2O7 ऐड करो, राइट। ये आपका जो कंपाउंड दिख रहा है ना आपका, इसके अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा और आपको याद कैसे रखना है, ये H2 निकाल देना है और उसकी जगह एक O दे देना है। तो ये हो गया Ca3। देखो पहला आपका कंपाउंड ऐसा है, ठीक है। अब मैं H2 निकाल दूंगा और उसकी जगह एक O लगा दूंगा, तो ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH। दिस इज इथेनोइक एसिड। क्या हो गया ये? इथेनोइक एसिड, राइट। और ये दोनों जो आपके रिएजेंट है ना, इनका काम है इसके अंदर से हाइड्रोजन निकाल के ऑक्सीजन ऐड करने का। और हमें पता है जो ऑक्सीजन ऐड करवाता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, फर्स्ट चैप्टर में सीखा था। तो इन दोनों का काम है इस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन ऐड करवाने का। तो ये दोनों को हम क्या कहेंगे भाई? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिनका काम है विच एड्स अप ऑक्सीजन इन अ कंपाउंड। इनका काम है कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन ऐड करवाने का, राइट। तो ये हो गया बच्चा आपका पार्शियल ऑक्सीडेशन। तो स्टार्टिंग में जब आप KMnO4 ऐड करोगे तो वो अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा, इसीलिए उसका कलर गायब हो जाएगा। बट एक बार आपने जितना अल्कोहल लिया है वो सारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एसिड बन जाएगा। फिर ये KMnO4 एसिड के साथ रिएक्शन करता नहीं है, मतलब फिर KMnO4 का कलर एज इट इज रहेगा एंड द सॉल्यूशन विल टर्न टू ब्लू, राइट। तो ये हो गया आपका दूसरा रिएक्शन जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। एक्चुअली हायर क्लासेस के अंदर तो हर एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है, बट आप अभी 10th में हो तो आपको खाली अल्कोहल का ऑक्सीडेशन ही याद रखना है, जहाँ पे हम या तो अल्कलाइन KMnO4 लेंगे या तो हम लेंगे एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। H2 को बाहर निकालना है और O2 को O को एंटर करवाना है, तो यू विल गेट CH3COOH, राइट। चलिए फटाफट करिए तो इसको। चलिए बच्चों, अगला रिएक्शन बात करते हैं एडिशन रिएक्शन। चलिए, तीसरा रिएक्शन कार्बन कंपाउंड देता है एडिशन रिएक्शन। अब नॉर्मली एडिशन वो करता है, एडिशन मतलब हमें बाहर से कुछ और लेना है तो हम तभी खा पाते हैं जब हमारे पेट में जगह हो। अब पेट में जगह ही नहीं है तो खाएंगे कैसे? तो ऐसे कौन से कंपाउंड है जिनके पेट में जगह रहती है? सो दे आर कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड कंपाउंड, राइट। जिनके पास एटम की कमी होने की वजह से उनको आपस में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाने पड़ते हैं, है कि नहीं? तो ऐसे कंपाउंड को जब कुछ और एटम्स मिलेंगे तो वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ के एटम को अपने साथ जोड़ लेंगे। दिस इज कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन इज गिवन बाय these reactions are given by unsaturated compound. This reaction is given by unsaturated compounds, और ये unsaturated का मतलब है डबल बॉन्डेड कंपाउंड या ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड, राइट। बहुत सारे एडिशन रिएक्शन होते हैं। हम यहाँ पे एक एडिशन रिएक्शन सीखेंगे दैट इज सिमिलर टू दी रिडक्शन प्रोसेस। हम रिडक्शन में क्या करते हैं? हाइड्रोजन ऐड करते हैं ना। तो ऐसा ही एक रिएक्शन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि व्हेन अनसैचुरेटेड कंपाउंड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, व्हेन दे रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, एक सेकेंड, लेट मी चेंज द मार्कर। When the unsaturated compound react with hydrogen in the presence of nickel, platinum, Pt is platinum, right, और palladium, Pd, catalyst, क्या हो जाएगा? Hydrogen will be added to unsaturated carbon
एंड मल्टीपल बॉन्ड जो भी रहेगा विल ब्रेक, क्योंकि अगर और एटम मिल गए तो फिर मल्टीपल बॉन्ड क्यों रखेगा वो। तो जैसे कि हम एक आल्किन लेते हैं बच्चों, आल्किन का मतलब है C डबल बॉन्ड C, है ना, ये यू कैन से दिस इज अनसैचुरेटेड बिकॉज डबल बॉन्ड बनाना पड़ा है। इसके साथ बाकी कुछ एटम्स या ग्रुप है, कॉल इट R ग्रुप, राइट, आल्किल ग्रुप आप ले सकते हो यहाँ पे। दिस कैन बी हाइड्रोजन और कैन बी सम अदर कार्बन एटम्स। चलिए, इसकी जब रिएक्शन होगी बच्चा लोग हाइड्रोजन के साथ, राइट, आपको यहाँ पे कैटालिस्ट चाहिए होता है निकल। कैटालिस्ट क्या होता है आपको पता ही होगा बच्चों, कैटालिस्ट मतलब ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन के रेट मतलब रिएक्शन के स्पीड को चेंज कर सकता है विदाउट इफेक्टिंग द ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन को असर नहीं करेगा, रिएक्शन की स्पीड को असर करेगा, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं कैटालिस्ट, राइट। तो यहाँ पे आपका निकल कैसे बिहेव करेगा, एज ए कैटालिस्ट। इसका काम क्या है, टू अल्टर रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अफेक्टिंग ओवरऑल रिएक्शन, विदाउट अफेक्टिंग ओवरऑल रिएक्शन, राइट। ओवरऑल रिएक्शन को बिल्कुल भी असर नहीं करेगा। चलो, अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो एक हाइड्रोजन इसे मिलेगा, एक हाइड्रोजन इसे मिलेगा। तो दोनों को अगर एक एक हाइड्रोजन एटम मिल गया तो क्या होगा, यू कैन सी ये दो कार्बन थे, दोनों के पास RR ग्रुप तो थे ऑलरेडी, और यहाँ पे पहले डबल बॉन्ड था। अब एक हाइड्रोजन इसको मिला, एक हाइड्रोजन इसको मिल गया, तो ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और आपका जो आल्कीन था ना, इन था डबल बॉन्ड, वो कन्वर्ट हो गया है आल्केन में, सिंगल बॉन्ड। किसमें कन्वर्ट हो गया भाई साहब, वो आल्केन में कन्वर्ट हो गया है। तो ये सिंपल सा रिएक्शन है एडिशन। अब इस रिएक्शन को यूज़ किया जाता है फॉर हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू वेजिटेबल घी, जिसको हम कहते हैं डालडा घी। क्या कहते हैं उसको, हम डालडा घी के नाम से जानते हैं, जो बाज़ार में मिलता है ना, राइट। तो वो डालडा घी और कुछ नहीं होता है, वेजिटेबल ऑयल्स का हाइड्रोजिनेशन किया जाता है। वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर इस तरह से हाइड्रोजन को ऐड कराया जाता है तो वो बन जाता है वेजिटेबल घी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो वेजिटेबल ऑयल्स आर हाइड्रोजिनेटेड, हाइड्रोजन ऐड करेंगे, दैट इज हाइड्रोजिनेटेड टू वेजिटेबल घी, राइट। जो वेजिटेबल ऑयल होता है ना, उसके अंदर होता है लॉन्ग चेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये सब बहुत डिटेल की बातें हैं। फैटी एसिड का मतलब है लंबी लंबी कार्बन चेन के साथ एसिड, दैट इज कॉल्ड एज फैटी एसिड, एंड दे आर अनसैचुरेटेड, मतलब वहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड रहेगा, दैट इज वेजिटेबल ऑयल। अब जैसे ही हाइड्रोजिनेटेड करोगे तो अनसैचुरेटेड में से क्या हो जाएगा, वो सैचुरेट हो जाएगा। सो दिस विल बी कन्वर्टेड टू सैचुरेटेड फैटी एसिड, और उस सैचुरेटेड फैटी एसिड को हम कहते हैं वेज घी, इसको हम देसी नाम से कहते हैं डालडा घी। आपके पेरेंट्स को पूछना, उनको पता होगा डालडा क्या है वो, विच इज़ कॉल्ड एज डालडा घी, राइट। तो वेजिटेबल ऑयल्स आर हाइड्रोजिनेटेड to vegetable ghee, vegetable oils are hydrogenated to vegetable ghee by the process, right। अब बेसिकली बच्चों आपको पता होगा ना, तो ऑयल बहुत सारे अलग अलग टाइप के मिलते हैं, राइट। कुछ ऑयल जो है वो एनिमल फैट्स होते हैं, कुछ जो ऑयल्स है वो वेजिटेबल फैट्स होते हैं, राइट। अब कौन से ऑयल सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा है, आपको पता होगा, ऑयल अलग अलग कीमत के मिलते हैं, राइट। आपको कुछ डिशेस जो है वो नॉर्मली स्ट्रीट फूड के ऊपर जो डिश आपको 50 रुपये में मिल जाएगा ना, वही डिश अगर आप अच्छे होटल में खाओगे ना तो आपको 300-400 रुपये देने पड़ेंगे। फ़र्क होता है, इंग्रेडिएंट्स में फ़र्क होता है। आपको टेस्ट भले सेम लगेगा, बट जो अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, राइट। तो
अगर आप देखोगे तो एनिमल के जो फैट्स होते हैं ना, दे कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड, राइट। जो एनिमल फैट्स होंगे they are saturated fatty acids which are harmful for health, right? okay? और जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं, जैसे कि अलग अलग आपको कपास का ऑयल होता है, राइट, फिर अलग अलग तरह के ऑयल होते हैं, तो जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं दे आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विच आर गुड फॉर हेल्थ, या गुड फॉर हेल्थ। ओके, तो इतना है बच्चों आपका एडिशन रिएक्शन में। एडिशन पहले तो कौन देगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड ही देखा, जिनको भूख होगी वही खाएगा। भूख किनको होगी, जो डबल बॉन्डेड है या ट्रिपल बॉन्डेड है। एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि डबल बॉन्डेड कंपाउंड जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज ए कैटालिस्ट, जिसका काम है अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इफेक्टिंग द ओवरऑल रिएक्शन। तो हाइड्रोजन का एक एटम इस कार्बन को मिलेगा, एक एटम इस कार्बन को मिलेगा, मल्टीपल बॉन्ड टूट के हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, राइट। ओके, एंड दिस इज अबाउट द एडिशन प्रोसेस। चलिए फटाफट एक स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आखिरी रिएक्शन भी देखेंगे। चलिए बच्चों आखिरी देख लेते हैं। द वेरी लास्ट रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन किसे कहते हो आप? तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि एक एटम को निकाल के उसकी जगह पे दूसरा एटम लाना है, इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, है कि नहीं। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, कुछ निकाल के उसकी जगह पे दूसरा लाओ, दैट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस, है ना। तो नॉर्मली जो सैचुरेटेड कंपाउंड है, सैचुरेटेड मतलब जो सिंगल बॉन्डेड है, वो नॉर्मली बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, बिकॉज उनकी सारी वैलेंसी अच्छे से भरी हुई है, तो वो क्यों रिएक्शन करेंगे। तो दे आर नॉर्मली वेरी लेस रिएक्टिव, ओके, एंड दे ट्राई टू रिमेन इनर्ट। बट ऐसे ही सैचुरेटेड कंपाउंड व्हेन दे रिएक्ट विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, द क्लोरीन विल सब्स्टिट्यूट हाइड्रोजन एटम फॉर द सैचुरेटेड कंपाउंड। देखिए मैंने क्या स्टेटमेंट कहा, तो I will write here, normally these reactions are given by saturated compounds which are very less reactive. These compounds are normally very less reactive, उनका reactivity बहुत कम होता है, okay, but when this saturated compound, when they react with, when this saturated compound react with chlorine in the presence of sunlight, क्या होगा देखिए, मैं यहाँ पर रिएक्शन लिखूंगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो सपोज ये आपका सैचुरेटेड कंपाउंड है मीथेन, यू कैन सी इट इज सैचुरेटेड, ऑल आर सिंगल बॉन्ड, राइट। व्हेन इट रिएक्ट विथ क्लोरीन in the presence of sunlight, right, what will happen, the hydrogen will be substituted by the chlorine atom। देखो हाइड्रोजन बाहर गया, क्लोरीन अंदर आया, so what you will get, HCH, H बाहर निकल गया, उसकी जगह पे एक क्लोरीन एटम आएगा, और ये हाइड्रोजन जो बाहर निकला वो दूसरे क्लोरीन एटम के साथ जुड़ के बनाएगा HCl। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ, हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय क्लोरीन, हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द क्लोरीन, राइट। तो यहाँ पे आपको बेसिकली बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। ये एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ है, ये वापस रिएक्शन करेगा, दूसरा हाइड्रोजन भी सब्स्टिट्यूट होगा विद क्लोरीन, वापस रिएक्शन करेगा, तीसरा हाइड्रोजन भी सब्स्टिट्यूट होगा, वापस रिएक्शन करेगा, चौथा हाइड्रोजन भी सब्स्टिट्यूट होगा। तो जब तक सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट नहीं होते तब तक ये रिएक्शन बंद होता नहीं है। तो ये हो गया आपका चौथे टाइप का रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है ये आपका? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहाँ पे एक एटम की जगह दूसरा एटम आ जाएगा, राइट। तो इतने मेनली हमने
कार्बन कंपाउंड के अंदर रिएक्शन पढ़े, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम कंबशन, आफ्टर दैट इट वाज ऑक्सीडेशन, आफ्टर दैट इट वाज एडिशन प्रोसेस, and the last one is the substitution process. And I hope all these processes are very clear. I have mentioned each and every point from your textbook on the board, right? तो just write all these things properly. You need not to touch the textbook again. चलिए मिलेंगे वापस हम अगले क्लास में, जहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं. चलिए.